जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू निया न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस न्यूज़ के बारे में एनालिसिस करेंगे, डेट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, न्यूज़ में है, इट्स एवरीवेयर। आप देख रहे हैं बहुत सारे डिबेट्स हो रही हैं, बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस पर अपना ओपिनियन दे रही हैं। कुछ कहते हैं कि ये अच्छा है, कुछ कहते हैं कि ये बुरा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। अभी न्यूज़ में आप देखो, आपने देखा कि बहुत सारा लिखा हुआ है कि ड्राफ्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर उत्तराखंड रेडी टू बी सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में एक अपनी बीजेपी के एक बूथ को वहाँ पे संबोधित करते हुए कहा कि क्या ज़रूरी है कि एक देश में दो कानून होने, अलग अलग कानून होने ज़रूरी है कि नहीं है। यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मुद्दा चालू हो गया। अब यूसीसी का मुद्दा है क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंपल भाषा में कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ अ प्रपोजल इन इंडिया that is aimed at replacing personal laws based on religions, customs and traditions। अब इसको ध्यान रखना, पर्सनल लॉज लिखा हुआ है। देखो, हमारे देश में क्रिमिनल लॉज और जो सिविल लॉज हैं उसमें हमारा सेम है। क्या मतलब है इसका कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी को मर्डर कर देता है, कोई मार देता है, तो उसके अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल एक्शंस होने हैं वो सेम रहेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली आपकी जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज क्या होते हैं, आपके रिलीजन्स, आप किस धर्म को फॉलो करते हैं, आपके कस्टम्स, आपके रीति रिवाज, आपके ट्रेडिशंस, ठीक है, ये सब चीज़ों के ऊपर एक लॉ की बात की जा रही है कि इन सब चीज़ों के लिए भी एक कॉमन लॉ हमें बना देना चाहिए। अब यूसीसी है क्या। अब एक यहाँ पे एक न्यूज़ मिली, उसमें लिखा था कि यूसीसी इज कोर आइडियोलॉजी फॉर द बीजेपी। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये सिर्फ बीजेपी की बनाई हुई एक आइडियोलॉजी है। पहले धारा 370 खत्म कर दी, उसके बाद फिर ये हमारा टेम्पल की जो राम मंदिर है उसके बारे में मुद्दा चला। अब वो कहते हैं कि यूसीसी इज अ कोर आइडियोलॉजी फॉर बीजेपी। लेकिन क्या ये सही है? क्या यूसीसी सिर्फ बीजेपी की बनाई हुई चीज़ है या फिर हमारे संविधान में इसके बारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? तो आंसर इसका क्या है कि हमारे संविधान में इसका एक प्रोविजन है। हमारा आर्टिकल 44 क्या कहता है, एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंडर आता है, द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे संविधान में इस चीज़ का प्रावधान है। क्लियर है? तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है किसी बीजेपी की बनाई हुई एक आइडियोलॉजी है, तो ऐसा भी नहीं है। अब हम बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एक क्वेश्चन है जिसका आपने मुझे आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज अ नोवेल फीचर। इनमें से किसे जो हमारे डॉक्टर साहब थे, BR अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने किसे एक संविधान का एक नोवेल फीचर कहा है? पहला है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, या फिर फंडामेंटल राइट। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और मैं लास्ट में इसका आंसर आप लोगों को शेयर करूंगा। अब क्या है, मिक्स्ड थोड़े से रिएक्शंस आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने इसका बड़ा समर्थन किया, जैसे यूसीसी पर मोदी का ऑर्डर, मुस्लिम महिलाओं ने किया स्वागत, ये न्यूज़ में आपने देखा। वहीं एक दूसरी साइड न्यूज़ में दिखाया कि आई रिजेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या है भाई, सही है या नहीं है? लोग इसको सही मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल। अब क्या है, इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ना सिंपल सी भाषा में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और साथ साथ इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल सिटीजन्स, कि इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, आपके धर्म के इन सब बिहाफ पे किसी भी तरीके का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा, तो विच इज़ वेरी गुड। लेकिन अब इसका पहला कॉन्स भी पढ़ लेते हैं, पहला नुकसान भी पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ड्यू टू डाइवर्सिटी इन इंडिया। लेकिन मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारे देश में इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे ट्रेडिशंस हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। तो वही है ना, हमारा तो कहा ही जाता है कि हमारे में डाइवर्स कल्चर है ना, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ मिलके भारत को बनाती हैं। तो उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सबको एक कॉमन ग्राउंड पे लाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सेकंड है, इट प्रमोट्स जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी तक आप देखिए हमारे जो कानून बनाए गए हैं ना कहीं मेल्स को थोड़ा सा डोमिनेटिंग दिखाया जाता है इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स। आप वर्क स्पेसेस में भी देख लीजिए, इट्स अ फैक्ट, मैं सिर्फ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर आप उसमें परसेंटेज चेक करेंगे तो जो टॉप मोस्ट पोजीशन है जनरली मेल्स दे हैव, फीमेल्स को नहीं मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि इससे इसके आने से ये सब चीज़ें इम्प्रूव होंगी। अब नुकसान भी क्या है?
लोगों को क्या लगता है कि परसेप्शन ऑफ यूसीसी एज एनक्रोचमेंट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि रिलीजियस फ्रीडम, अभी तक हमारे देश में क्या है कि हमें अपना अपना धर्म, जो भी हम धर्म फॉलो करते हैं उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रीली। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जब यूसीसी आ जाएगा, ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी, तो होगा क्या कि हमारी जो हमारे धर्म हम अपने आप फॉलो करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं, तो उस पर शायद थोड़ा सा रोक लगाई जा सकती है। ये कुछ इसके नुकसान हैं और कुछ फ़ायदे हैं। और देखते हैं, टू सपोर्ट द नेशनल इंटीग्रेशन बाईपास द इशू ऑफ रिफॉर्म ऑफ एक्सिस्टिंग पर्सनल लॉज। अभी तक के जितने भी पुराने लॉज बने हैं उनको बाईपास करने के लिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पर्सनल लॉज सिर्फ एक ऐसे हैं जिसमें अभी हम अलग अलग रिलीजन वाइज चलते हैं। बाकी जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कोई भी आप फैक्टर ले लीजिए, काउंट नहीं होता है, सबके लिए इट्स इक्वल फॉर ऑल। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। आगे देखते हैं, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, देखो पॉलिटिकल मुद्दा है क्योंकि मोदी जी ने कहा है, बीजेपी से हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, इलेक्शंस भी आने वाले हैं अगले साल, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा लगता है कि ये आने वाले इलेक्शंस के लिए एक मुद्दा है। तो हालांकि मोदी जी ने उस दिन भाषण में ये भी कहा कि हम इसमें पॉलिटिकल वाला पार्ट नहीं लेके आएंगे, हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन उनको ऐसा मानना है कि इट्स इम्पॉर्टेंट। अब डिफ़िकल्ट यही चीज़ आ जाती है कि इनकी अपनी ही पार्टी के एनडीए के जो है उसी के मेंबर्स कुछ इसको अग्री नहीं करते हैं, हालांकि कुछ अपोजिशन पार्टीज़ ने भी फेवर किया। जैसे कि कांग्रेस का अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने वेट एंड वॉच अप्रोच की है कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आने वाले मानसून सेशन में उम्मीद की जा रही है कि इस कानून को वहाँ पे रखा जाएगा। अब पास होता है नहीं होता है ये तो हम टाइम के साथ देखेंगे। तो बीजेपी पोक्स एज कांग्रेस टेक्स वेट एंड वॉच अप्रोच, तो कांग्रेस ने वेट एंड वॉच अप्रोच रखा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। नागालैंड के ग्रुप ने थ्रेटन किया कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होता है तो वहाँ के वो एमएलएज हैं उनके वो घर जला देंगे, तो थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच भी है। और अगर हम बीएसपी की बात करें तो मायावती जी ने क्या कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए मतलब R&D होनी चाहिए, फिर उसको फाइनली लागू करना चाहिए, तो ऐसा कुछ शी इज़ एक्सपेक्टिंग। अब क्या इससे पहले आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं लागू किया गया है? अगर हम देश की बात करें या देश से बाहर की बात करें तो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा में क्या है, 1867 में 1867 में पोर्टुगीज सिविल कोड के अंतर्गत वहाँ पे एक सिविल कोड बनाया गया। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हिंदू, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस इन गोवा आर ऑल सब्जेक्ट टू द सेम लॉज ऑन मैरिज, डिवोर्स एंड ससेशन। मतलब क्या है, अगर वहाँ पे किसी को भी शादी करनी है तो शादी लीगल तभी मानी जाएगी अगर वो कोर्ट में रजिस्टर्ड है। क्लियर। सेकंड, डाइवोर्स, शादी के बाद अगर किसी को डाइवोर्स लेना है तो डाइवोर्स, ट्रिपल तलाक, ये सब कंसेप्ट वहाँ पे नहीं है। डाइवोर्स लेना है तो उसके लिए भी लीगली ही जाना पड़ेगा। एंड ससेशन की बात करें तो वहाँ पर पे क्या है कि अगर जो भी पेरेंट्स हैं तो उनको 50% ऑफ देयर प्रॉपर्टी अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, और बच्चों में चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो उसमें इक्वल दोनों का पार्ट रहेगा। तो ये भी एक ससेशन का एक पार्ट है जो गोवा सिविल कोड हमें देता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि क्या गोवा हमारे देश से बाहर कोई और देश भी है जहाँ पे फॉलो किया जाता है? तो बहुत सारे देश हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका है, आयरलैंड है, टर्की है, इन सब में सिविल कोड्स फॉलो किए जाते हैं। और एक बहुत सिंपल भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करें तो जितने भी हमारे मुस्लिम नेशंस हैं जहाँ पे शरिया लॉ फॉलो किया जाता है, तो शरिया लॉ यही तो कहता है ना कि आपको एक ही लॉ के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को फॉलो करना है। आपके पर्सनल लॉज को वो एक तरीके से बांध देते हैं कि यही सबको फॉलो करना है, तो दिस इज सिविल कोड। तो जहाँ पे शरिया लॉज हैं वहाँ पर इन सबको फॉलो किया जाता है। अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस, इनमें 4 ऑप्शन दिए थे कि किस ऑप्शन को नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, तो इसका जो राइट आंसर है इट्स DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, तो ऐसी आने वाली वीडियोस को आप देख सकते हैं। फॉर दिस यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल निया न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर इंग्लिश विद सुमन शर्मा पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन।